नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहरवार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अब से थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। 2014 का जो उनका संकल्प पत्र था, सबका साथ सबका विकास के साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात थी और उन 11 चेहरों के जिम्मे इस संकल्प पत्र के जरिए देश में चुनाव हुआ था और उसमें नरेंद्र मोदी ने अगुवाई की थी। लेकिन इस बार संकल्पित भारत और सशक्त भारत के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और यह कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। एक तरफ कांग्रेस का हम निभाएंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। जीएसटी को आसान करेंगे, 25 लाख करोड़ गांव के विकास पर खर्च होगा। अगर इतना खर्च हो गया तो ये यकीन मानिए कि गांव शहर हो जाएगा। 5 करोड़ गरीब परिवार के खाते में सालाना 72,000 किसानों को पेंशन की सुविधा देंगे और इसके साथ मनरेगा का रोजगार 100 दिन से बढ़कर 150 दिन। राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा और 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। मार्च 2022 तक 22 लाख सरकारी पद भरेंगे। सरकार बनी तो धारा 370 हटाएंगे और 2014 के घोषणा पत्र में भी जिक्र इसी बात का था। तो जीएसटी को आसान बनाएंगे, 25 लाख करोड़ गांव के विकास पर खर्च होगा। और देखिए, अगर चौथी लाइन देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो चौथी लाइन थी राष्ट्र सर्वप्रथम और उसके भीतर आएंगे तो आतंकवाद पर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण, घुसपैठियों की समस्या का समाधान, तटवर्ती सुरक्षा और सिटीजनशिप, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना। देखिए, जिक्र तो 2014 में भी इस बात का किया गया था, लेकिन यह वादा रह गया था। अब 2024 तक यह वादा पूरा हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, 2014 में हमारा देश 11वीं बड़ी शक्ति था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हम 6वीं बड़ी इकॉनमी है देश में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित भाई शाह ने, राजनाथ सिंह जो कि इस वक्त के गृह मंत्री हैं, उन्होंने यह कमिटमेंट किया है कि अगर 2024 तक हम रहे तो निश्चित तौर पर भारत तीसरी बड़ी शक्ति हो जाएगा। और एक चीज और, पहले भारत को बड़े हल्के में लिया जाता था। जब विश्व का कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें भारत की राय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहती थी, लेकिन अब भारत की राय निश्चित तौर पर मायने रखती है और ली जाती है। यानी भारत सशक्त हुआ है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मंजू दीक्षित जी को आप देख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र लाया, इसीलिए सबसे पहले हमने इनको रखा है। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है। अभिषेक चौहान जी हैं, ये आरएलडी के प्रवक्ता हैं। और ओपी सिंह जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, आज तो मुस्कुरा दीजिए, आपका घोषणा पत्र आ गया है, अब तो आप खुश होंगे ही, बहुत स्वाभाविक है। और हमारे साथ आलोक वर्मा हैं, ये प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। और रतन सेन सिंह जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र देश की जनता के सामने और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ला दिया है। ओपी सिंह जी, 2014 में 11 चेहरे और उसमें उभरता हुआ चेहरा नरेंद्र मोदी का। इस बार तो एक ही चेहरा दिख रहा है, नरेंद्र मोदी का। सशक्त भारत और मजबूत भारत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। किन किन वादों और इरादों के साथ? पहली चीज तो ये है राहुल जी की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर हैं, हाँ, वो घोषणा पत्र जारी करते हैं। आप संकल्प पत्र। हमारी पार्टी जो है एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संकल्पों के साथ आती है और संकल्प पत्र जारी करती है। ठीक है। यही कारण है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जनता के बीच में ले आई थी, उसका जनता ने सम्मान किया, उस पर विश्वास किया। पहले तो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हर पार्टी देती है, जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2014 के संकल्प पत्र पर जनता ने विश्वास किया और पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से मोदी जी की सरकार बनाई। इस बार जो संकल्प पत्र बना है, ये हम समझते हैं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा संकल्प पत्र बना है जिसमें 6 करोड़ लोगों की राय ली गई है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या में राय ली गई है और 6 करोड़ लोगों की राय ले करके 130 करोड़ जनता की भावनाओं को के अनुरूप उन्होंने ये संकल्प पत्र बनाया है। इस संकल्प पत्र में जो सारी बातें हर पार्टी देती है, जो खास बात बिंदु आएगी हमारे साथी बताएंगे होते। लेकिन हमारे संकल्प पत्र में क्या है? पहले राष्ट्र, पहला राष्ट्र, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का सम्मान और विश्व स्तर पर गौरव। और इसके ऐसा नहीं है कि यह केवल ख्याली पुलाव या कोई उस तरह की सपना हो,
इन सारी चीज़ों को उन्होंने दिखाया और बताया। इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए जो 5 साल सरकार करती चली आई है, पहली बार किसानों को 1 लाख तक, अच्छा, यानी बैंक जो है 0% ब्याज पर राष्ट्र आपके लिए सेकेंडरी था, 2019 में सर्वप्रथम हो गया है ना? नहीं, राष्ट्र पहले भी पढ़ना था। अच्छा, राष्ट्र में ही विकास आता है, राष्ट्र में ही सुरक्षा आता है, राष्ट्र में ही गौरव आता है, और राष्ट्र पहले। तो 2014 में भी 370 हटाने की बात थी, 2019 में भी 370 हटाने की बात है। ये तो दोहराव है। ये तो राहुल जी, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी, लेकिन हमने संविधान में कोई राष्ट्र को या 370 या कश्मीर को, पाकिस्तानियों को, आतंकवाद को बढ़ावा देने का हमने कोई काम नहीं किया। समय कम है, किसान पर आ जाइए। किसान पर अलग से बजट, मंजू दीक्षित जी का वादा है कि अलग से बजट देंगी और ग्राम पंचायत स्तर पर ये 10 लाख लोगों को नौकरी देंगी। आपके पास क्या है? देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, और 8 लोकसभा सीट की जनता भी सुन रही है, जहां 3 दिन बाद वोटिंग है। इसीलिए देखिए अभिषेक जी बड़े अलर्ट हो गए हैं। बोलना आपको है। ओपी सिंह जी, मैं आप ही को कह रहा हूं, आपका मैनिफेस्टो आया है। जी जी जी, क्या पूछे? अब इतना टाइम लगा दिया आपने। नहीं, मतलब हमने सोचा, अरे तो अलर्ट रहना पड़ेगा सर, अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मेरा सवाल मंजू दीक्षित के पास चला गया। देखिए, आप यहां पर चूक गए। मंजू दीक्षित जी के पास मेरा सवाल है किसानों के लिए। देखिए, इन्होंने कहा है 25 लाख करोड़ खर्च करेंगे। अगर 25 लाख करोड़ खर्च कर दिया तो मैम यकीन मानिए गांव शहर हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि छोटा मोटा शहर तो जैसा दिखने ही लगेगा। बिजली तो भी मिलने ही लगी है। कैसे निपटेंगे आप इनसे 25 लाख करोड़ से? राहुल जी, आप अभी इस बहस को करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अभी इस पर अपना, मेरे ख्याल से संवाद उनका जारी ही है। और जो संकल्प पत्र वो लेकर के आए हैं, मैं उनसे ही सवाल करती हूँ कि सबसे आखिर में क्यों? सबसे पहले हमने दिया था, हम निभाएंगे। सबसे आखिर में मंजू, प्लीज देखिए, मुझे मंजू दीक्षित जी, मैं पूरा मौका दूंगा। देखिए, ओपी सिंह जी को मैंने बात नहीं करने दिया क्योंकि ये सवाल दोबारा पूछ रहे थे। सबको डिबेट में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा और सवाल ध्यान से सुनना पड़ेगा। मंजू दीक्षित जी, इसलिए इन्हें टाइम लगा क्योंकि इन्होंने 6 करोड़ जनता से पूछा है। भारत की मन के बात के तहत इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था, उसके तहत इन्होंने 6 करोड़ जनता की राय रखी है। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। अब आप बताइए, इसलिए देर हुई जी। जो उन्होंने कहा है कि 6 करोड़ लोगों से बात करी है, तो राहुल जी, उन्होंने मन की बात कही थी। ये एक तरफा बयान, मतलब संवाद था। इसमें जनता से राय नहीं ली जाती थी। इसलिए संकल्प पत्र के दिन ही सबसे बड़ा झूठ बोल दिया गया कि 6 करोड़ लोगों से राय ली गई। आप स्वयं बताएं, आप बड़े पत्रकार हैं, भारत समाचार बड़ा चैनल है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे शासनकाल में एक बार भी प्रेस वार्ता करी हो? उन्होंने सिवाय अपने मन की बात कही है, जनता की कोई राय नहीं ली। और आज जिन बातों को लेकर के वे आ रहे हैं, वो बताएं कि 2014 में जिन बातों को लेकर के आए थे, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे बाकी के मसले हो, मॉब लिंचिंग, किसानों की आत्महत्या, 2 करोड़ रोजगार, आतंकियों का घुसपैठ देश में, सैनिकों की हत्या, आप बताइए कि किस जगह पे वो पूरे हो रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम मंदिर की संभावनाओं को तलाश करेंगे। 5 साल तक आपका हाथ क्या नेहरू जी ने रोक रखा था? आपका एक संवाद सिवाय नेहरू और गांधी के पूरा नहीं होता है। आप कोसते रहे कि हमको 70 साल हमको मौका दीजिए। देश की जनता ने भारत समाचार के जरिए ये सुना और देखा कि मैंने मंजू दीक्षित जी से सवाल किया किसानों के बारे में, और मंजू दीक्षित जी ने वो जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के बारे में। अब जब आप अलग से कृषि बजट लाएंगे मैम, तो ये जनता को बताने में क्या प्रॉब्लम है? रतन सेन जी, मेरा सवाल आपसे है। मैम हो गया, देखिए टाइम मैंने ओपी सिंह जी को भी नहीं दिया। देखिए, भेदभाव भारत समाचार करता ही नहीं है। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। राहुल जी, आपने देखा ओपी सिंह जी ने मुझसे पूछा कि सवाल दोहराइए। वहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत कर रहा हूं। जब मैंने ओपी सिंह को टाइम नहीं दिया तो आपको भी नहीं दूंगा। रतन सेन जी, आपके पास क्या जवाब है? 25 लाख करोड़ किसानों पर खर्च होंगे, राष्ट्र जो है वो सर्वप्रथम है, मंदिर फिर से बनेगा, पूरी कोशिश होगी और धारा तो 370 हटा दी जाएगी। हमारे एक बड़े पिताजी थे, वो एक देसी डॉक्टर को कहते थे कि ये तो 4 दवाई पक्का देते हैं, चाहे आपको बुखार हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक आ जाए, वो 4 टैबलेट दे देते थे। तो 3 का नाम उन्होंने रखा था अंड बंड संड, और एक टेरामाइसिन जरूर होता था जो बुखार कंट्रोल कर देता था, बदन दर्द कंट्रोल करता था। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ठीक यही है, अंड बंड संड और टेरामाइसिन। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं कि 370
समान नागरिक संहिता और राम मंदिर, ये इनका अंड बंड संड हर बार रहता है। 1984 से शुरू है, अभी तक चल ही रहा है। उस पर हम लोगों को न कोई अपेक्षा है, न कोई इनके वादा पर भरोसा विश्वास है। देश की जनता को ये लोग बार बार भ्रमित करते हैं, वो बात अलग है। एक बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई। दूसरी बात, मुझे एक चीज बहुत मजबूती से मैं इंतजार कर रहा था कि मोदी जी इस मैनिफेस्टो में वो बुलेट ट्रेन की चर्चा जरूर करेंगे, जो 2014 में उन्होंने बहुत गरज गरज के बोला था। मुझे भरोसा था कि ये 100 स्मार्ट सिटी बना करके उसमें हम और ओम प्रकाश सिंह हमारे बड़े भाई हैं, वहां पर उस सुविधाओं का भोग करके तब यहां पे आके भारत समाचार पे बैठते। काला धन की चर्चा इन्होंने बंद कर दी। किसान की दोगुनी आय जो इन्होंने अपने हर बार भाषण में किया था, वो भाषण में इन्होंने किसान की दोगुनी आय को बर्बाद करके छोड़ दिया है और सुविधाओं के नाम पर 5 किलो उनके खाद की बोरी से वापस ले लिया है। और राहुल जी, एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के लोगों को बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन्होंने विश्व स्तर पर भारत की बहुत गौरव बढ़ा दिया है। मुझे विश्वास है, ऐसा लगता है तो 11वीं जो से 6वीं हो गए तो आपको डर नहीं है? संबित पात्रा जी का जो रतन, यहां मैं संबित पात्रा की चर्चा करने तो बैठा नहीं हूं। पहली बात, कौन संबित पात्रा? बात सुन उत्तर प्रदेश से उनका क्या नाता है? जो नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा ना। फोटो जिन गरीबों नंग धड़ंग लोगों को लेकर के फोटो खिंचवाते हैं सर, उनको दुनिया किसी देश में जा रहे हैं तो माला पहनाया जा रहा है। आपको भारत के आगे बहुत महान देश हो गया। एक मिनट सर, आपको उड़ीसा में वोट चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए? बड़ी क्लियर बात बताइए ना। पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ देश के जनमानस का समर्थन चाहिए और ये समर्थन चाहिए। वायनाड में आपका प्रत्याशी कौन है? सुनिए ना रतन सेन जी, चिल्लाइए मत। वायनाड में आपका प्रत्याशी कौन है बताइए? हमारा हैदराबाद में आपका प्रत्याशी कौन है? लेकिन मोदी तो देश में क्या क्यों लड़ रहे हैं आप? देश में क्या लड़ रहे हैं आप? तभी तो मैं कह रहा हूं। अरे कंफ्यूज मत कीजिए जनता को। आप 35 सीट पे लड़ रहे हैं, बोलिए 37 है, वैसे हो गई 35, तो आप सीधा ये बोलिए ना कि डंके की चोट पर हम इन सीटों पे लड़ रहे हैं और मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये देश की बात हमने तो पहले आपको पहले भी डिबेट में आपसे कह दिया है कि उत्तर प्रदेश से देश का रास्ता जाता है प्रधानमंत्री का। चलिए अच्छी बात है, हम लोग इन्हें रोक करके अभिषेक अब हो गया सर। 1.5 मिनट आपने ले लिया सर, बहुत थैंक यू सो मच। अभिषेक चौहान जी, अगर 1 लाख का ब्याज आप ले रहे हैं और 1 लाख का लोन ले रहे हैं और 5 साल तक आपको ब्याज नहीं देना पड़ रहा है और गांव में 25 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं और लगातार बिजली आ रही है, तो अभिषेक सिंह चौहान को इसमें समस्या क्या है और क्या चाहिए, और वो किस तरह से बढ़ता हुआ किसान को देखना चाह रहे हैं और भारत को देखना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देखना चाह रहे हैं? हमको तो कतई समस्या नहीं है, लेकिन मैं चलिए ओपी सिंह जी प्रशंसा मैं आज भारत समाचार के माध्यम से, चूंकि नरेंद्र मोदी जल्दी जल्दी पब्लिक डोमेन में आते नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि मान्यवर आप ये बताइए, एक बात मैं रोक रहा हूं, ये एक और नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा पब्लिक डोमेन पे आते हैं। इस तरह की बातें तो मत कीजिए सर। कभी भी अच्छे प्रवक्ता है, कभी भी सबसे ज्यादा पब्लिक डोमेन में आने वाले कभी भी उन्होंने जनसंवाद नहीं किया सर। वही अपने कार्यकर्ताओं से मिल लेना, ट्वीट के जरिए हो, अपने प्रवक्ताओं ट्वीट के से जरिए हो, चाहे मन की बात जो गलत बोलेगा मैं टोकूंगा। रतन सेन जी, एक मिनट सर, प्लीज मंजू दीक्षित जी, भारत के सम्मानित पब्लिक डोमेन देने के लिए मोदी जी क्यों नहीं आए? ये हमारा सवाल है। पब्लिक डोमेन से मतलब है जन सरोकारों का, और रतन सेन जी भाषण देना पब्लिक डोमेन नहीं है। मंजू दीक्षित जी, आप कितनी बार पार्लियामेंट से वॉकआउट किए हैं ना, और कब नहीं आई है, कब गांधी की प्रतिमा के पास आप बैठी है, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप चुप रहिए, राहुल जी चुप रहिए, आप सिंह जी शांत रहिए, आप मैं हैंडल कर लूंगा। और रतन सेन जी, देश ने यह भी देखा है, मंजू दीक्षित, देश ने यह भी देखा है कि विधानसभा के समकक्ष किसने विधानसभा बनाई, देश ने इस बात को भी देखा है। सवाल मेरा अभिषेक सिंह चौहान जी से, प्लीज आप लोग शांत रहिए, आप लोग बहुत सम्मानित प्रवक्ता है और तेज तर्रार प्रवक्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, इस झूठ के इस खोखले वादे की पोथी जो आज दे दी गई, बेहतर होता अगर 5 साल का वो घोषणा पत्र 2014 वाला लेकर आते और बताते जितनी देर ये भाषण दिया गया कि मैंने ये कर दिया और इस काम को मैं करूंगा, मुझे फिर से वोट दे दो। अरे ये गरीब, ये किसान कहां गए? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां गई? स्वामीनाथन की सिफारिश 6 केंद्रीय बलों में 55,000 पद खाली पड़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओडिशा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, जेएनयू में पद खाली पड़े। केंद्र सरकार का गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में खड़े होकर कहता है कि जो पद मंजूर थे हम उनको भर नहीं पाए। अरे किसान को पानी नहीं दे पाए। अरे सामंतवादी सोच कहां, ये क्यों? ये झूठ की लिपा पोथी, इस पोथी का हम क्या करेंगे? काहे का संकल्प? अरे नरेंद्र मोदी जी बताते, नरेंद्र मोदी जी बताते कि हमने ये काम कर दिया। घोषणा पत्र की बात हो रही है, बात करिए। आलोक वर्मा जी, भाषण 1 घंटा हम भी दे सकते हैं। ये दिल मांगे मोर, क्या किया वो बताइए। आपका दिल और मांग रहा है
आपका दिल और मांग रहा है, और देश की बड़ी बड़ी पार्टियों से आप क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये बताइए आपने कर क्या दिया? ये भी कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री ने किया है, 22% उन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था कराई जाएगी जहां अब तक ये व्यवस्था नहीं थी। ये भी कमिटमेंट उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश की टाइम सबको दूंगा, देखिए ओपी सिंह भी चुप है, टाइम सबको दूंगा, देखिए सारे के इनका सम्मान करना पड़ेगा ना। आलोक वर्मा जी प्लीज आप बोल दीजिए सर। राहुल जी, बहुत कम समय है ना हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। आज देश में जो किसान अन्नदाता है, अगर उसको भी एक अहम मुद्दे में लेके चला गया, और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 1 लाख रुपए तक का जो किसान कर्ज लेगा उस पे ब्याज नहीं लेंगे 5 साल तक, एक इसका भारतीय किसान यूनियन स्वागत करती है। दूसरी बात है, जो सिंचाई के लिए उन्होंने एक पहल शुरू की है कि जहां पर प्राकृतिक संसाधन है वहां पर और बनाएंगे संसाधन, इसका भी भारतीय किसान यूनियन स्वागत करती है। लेकिन हम 2-3 चीजों पे पता नहीं क्यों किसान का मन उनसे पीछे हो जाता है। आपको पता होगा कि 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किसानों ने एक किसान क्रांति यात्रा निकाली थी, जिसको जब हम लोग दिल्ली जाने लगे 2 अक्टूबर को, तो वहां पर सरकार ने हम लोग के ऊपर लाठी गोली चलाई थी। ये आपके चैनल ने जी आपको अशोक रोड में मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। देखिए, बात करने की बात, देखिए कि कई किसानों को बुलाया था उन्होंने अपने आवास पर, देखिए फिर बातचीत भी किया था। आप एक चीज बताओ, किसी को पीट दो उसके बाद आप उससे बात करो, तो क्या वो अकेले किसान नहीं है? पूरे देश का किसान था, सारे किसानों में दर्द है। अच्छा, उससे आप आहत है ना? बिल्कुल आहत है। दूसरी चीज देख, बिल्कुल दूसरी चीज, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करने का इससे पहले संकल्प पत्र में वादा किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री हो सकता है इसको पूरा करें। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि किसानों का जो उत्पाद होता है, अगर सरकार इसको 100% खरीदारी कर ले तो शायद किसान की ये अलग से जो कृषि बजट की बात है उसे आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की नहीं, कृषि बजट देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने किसानों को लुभाने का काम किया है। और आपको पता है कि दोनों सरकारें इससे पहले अपना शासन कर चुकी हैं, और इनके शासन में किसानों की क्या दुर्दशा रही है किसान इसको भी जानता है। बहुत ही बढ़िया समय है, 3 दिन बाद चुनाव है, किसानों ने भी अपना मन बना रखा है। आज मैं आपके टीवी चैनल पे ये नहीं बताऊंगा कि किसान किधर जाएगा, लेकिन ईवीएम पे किसान जरूर अपना जवाब देगा। और ये दोनों राजनीतिक दल आपस में विचार करें, अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो इनको अच्छे सपने आएंगे, और इन्होंने किसानों के साथ बुरा किया होगा तो बुरा सपने आएगा। हाँ, किसकी तरफ बुरा सपना और अच्छा सपना? ओपी सिंह जी जरा ये बताइए ना, देखिए सवाल तो वाजिब है ना अभिषेक का। अभिषेक ने जो पूछा कि भैया 5 साल के काम का हिसाब रख दीजिए, अब आपने संकल्पित भारत, सशक्त भारत की बात कर दी है, और उसमें तमाम बिंदु जो है मैं देख रहा हूं लगातार दोहराव वाली स्थिति में है। कई चीज देख रहा हूं, राम मंदिर आप देख लीजिए, आप धारा 370 को देख लीजिए, आप आतंकवाद पर सुरक्षा की नीति देख लीजिए, क्या अभी भी स्थिति है काम करने की है, सैनिकों के कल्याण की स्थिति देख लीजिए। यानी 5 साल का वक्त काफी नहीं था। एक चीज आपका स्वागत है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा। कम से कम कोई राष्ट्रीय दल है जो इस तरह की बात को सोच रहा है। अगर 5 ट्रिलियन, मैं आ जा रहा हूं मैम, ठीक है, $5 ट्रिलियन होता है तो हम लोग तीसरी बड़ी शक्ति हो जाएंगे। लेकिन दोहराव क्यों है बहुत? और 5 सालों का हिसाब, स्वामीनाथन और स्वामीनाथन ये क्या कह रहे हैं? सुनिए राहुल, अगर 25 लाख करोड़ गांव में देंगे तो उससे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो जाएगी तो भारत ऐसा है। हाँ, ये देखिए अभिषेक के वाजिब सवाल है, भारत के वाजिब सवाल है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी। कि पहली चीज तो ये है कि जो जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा संकल्प पत्र जारी किया था, और जनता ने उस पर विश्वास किया, हाथों हाथ उसको लिया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 2019 में अन्य पार्टियों को उम्मीद ही नहीं थी, और 2019 में बहुमत का आंकड़ा घट गया। 2019 आते आते बहुमत का आंकड़ा घट गया, 272 चाहिए लेकिन 269 आपके पास। जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप होगा। दूसरी चीज ये, कुछ लोगों के घोषणा पत्र को लेकर जनता में बड़ी छींचा लेदर हो रही है। जैसे हमारे कांग्रेस के साथी ने घोषणा पत्र में दे दिया कि यदि हमारी सरकार बनी तो आईपीसी की धारा 124 मतलब कि आप देशद्रोह करेंगे और वो देशद्रोह का मुकदमा कायम नहीं होगा। आप सुनिए ये आतंकवाद को बढ़ाने की सब चीजें, और हम ललकार रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म किया, आतंकवाद को खत्म करेंगे, पाकिस्तान में घुस कर मारे फिर मारेंगे, इससे इनको घबराहट होगी।
उस समय दूसरा ये है, कारपेट शूटिंग करा रहे थे। दूसरा ये आप है, बताते हैं अपना राष्ट्रवादी काम ये बताते हैं। बताइए आप राष्ट्रवादी गरीबों को बताते मकान हैं। किसने दिया? अरे गरीबों की बातें गरीबों मत को करिए। शौचालय किसने दिया? आज अगर आपका गरीबों काम क्या को मुफ्त होता, बिजली किसने आज दिया? आपका काम क्या होता, गरीबों ये को बातें करने की गैस जरूरत नहीं कनेक्शन पड़ती। किसने दिया? मैंने गरीबों कहा को है कि स्वास्थ्य हम बीमा निभाएंगे। किसने आप दिया? इनका संकल्प हल्ला लेके मचाने झूठ से होगा? बोलते हैं। मुस्लिम आपकी लीग के स्थिति- साथ आपकी केरल में स्थिति चमगादड़ पाकिस्तान का वाली है। झंडा लगा के साहब, एक आप मिनट चुनाव रुकिए। लड़ रही है। आप क्या कोई कहते जो हैं? अहिर ब्रिगेड बना रहा है, अच्छा, तो वो कोई जो लाहौर- है क्या कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री लाहौर क्या है करने चमार गए थे? ब्रिगेड बिरयानी बना रहा खाने है, गए थे? भीम आर्मी उसके प्रधानमंत्री साथ प्रोटोकॉल कांग्रेस तोड़ मिली के है, बिरयानी मुस्लिम खाने लीग क्यों के चले साथ गए थे? मिली है। इन हैं? सब चीजों से अरे राम अरे मंदिर आप तो भी हम ही राम बनाएंगे। मंदिर क्यों आपने नहीं राम बनाया? मंदिर हम ही क्यों नहीं बनाएंगे। बनाया आपने? राहुल और क्यों सुनिए, नहीं बनाया आपने? राहुल और जब आप प्रियंका नहीं के कर अंदर सकते थे, हिम्मत नहीं आप थी कि नहीं राम लला का बोलिए। दर्शन राजीव कर गांधी ले। जी ने ताला खुलवाया अगर था। हिम्मत रही राजीव होती गांधी जी ने तो ताला जाके खुलवाया दर्शन था। कर लिया होता राम लला प्रधानमंत्री का। एक मरतबा अयोध्या जाएंगे में आए। हनुमानगढ़ी और आप राम किस लला मुंह से का बात दर्शन करते नहीं हैं हिंदुत्व करेंगे। की? क्या आप करेंगे? आप हिंदुत्व की ये बात ना करिए। ये जो है ना प्रधानमंत्री रोस्टिंग एक की नीति बात रखने भी वाले नहीं दोनों है। लोग सम्मानित प्रवक्ता मंदिर तो दूर की दोनों बात है। सम्मानित प्रवक्ता क्या बात भारतीय जनता करते हैं? पार्टी और कांग्रेस, इनको हमने इसलिए यहां पर बुलाया है अपनी डिबेट में, ये दोपहरवार में नहीं, इसलिए आए 20 हैं। मिनट तो सर किया ना। प्लीज, वो वो बोलती दोपहरवार में है, इसलिए राहुल जी। एक मिनट नहीं, देखिए, आपके भारत डिबेट में ये होना समाचार चाहिए बहुत निष्पक्ष कि तौर जब पर एक बोले तो दूसरा उसमें न बोले। सर एक आपका मिनट, इस पर कंट्रोल होना भारत- चाहिए। मैं अपने दर्शकों को आप संबोधित बोल रही कर दूं। थी सर तो मैं तो नहीं बोल रहा था। प्लीज ओपी सिंह जी, अब मैं बोला। ओम प्रकाश जी बीच प्लीज, से। ओम प्रकाश जी प्लीज। तो बोलेंगे तो भारत बोलना, सुनना समाचार ने पड़ता है। दोनों प्रवक्ताओं को इसलिए बुलाया है कि ये अपने अपने घोषणा पत्र पर बात कर ले। आपने देखा होगा डिबेट की शुरुआत में हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दिखाया और भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र दिखाया और इसके पहले समाजवादी पार्टी का भी हमने दिखाया था। लेकिन ये किस पर अड़ गए? राम मंदिर पर अड़ गए। ये कह रहे हैं कि रामलला के सवाल दर्शन तो उन्होंने किए उठाया। या दर्शन नहीं किए। ये कह रहे हैं कि रामलला अड़ंगा तो लगाया या उन्होंने नहीं लगाया। उठाया। अब आप कि वहां सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो स्वस्थ देश बनाने की कोशिश कर रही है, अगर वो राष्ट्रवाद प्रथम पर रख रही है, अगर वो गरीबों की चिंता कर रही है, अगर वो गांवों की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और 25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो इसमें खामी कहां आपको दिख रही है? अब तक क्यों और नहीं क्या सोचा? चाहते हैं आप अब तक क्यों नहीं सोचा? मेरा सवाल भाई, सरकार से आज अगर सवाल पूछो तो सरकार कहती है एंटी नेशनलिस्ट है। अरे कैसे हैं? भाषण देने से देश नहीं चलेगा। देश 125 करोड़ देशवासियों को मजबूत बनाने से देश चलेगा। अरे मैं कह रहा हूं, ये देश कब कमजोर था? देश का प्रधानमंत्री चीख चीख कर कह रहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपसे पहले भी लोग प्रधानमंत्री थे, आपके बाद भी लोग प्रधानमंत्री होंगे। या ना ये देश कमजोर था, पूरे ना देश है, में। ना होगा। भारत की थल जल वायु सेना इतनी मजबूत है कि जिस दिन चाह लेंगे, चाइना को छोड़कर आज कोई भी देश की, कोई भी इस विश्व की ये कोई सेना नहीं है जो हमसे सीधे लड़ पाए। और दूसरी बात, गजब। आखिर इन्होंने ये 5 वो साल अपनी में बात कर रहे हैं। जो ये बात कृषि वाली कर रहे हैं, अब तक क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में 2 साल का नहीं, अब तक नहीं किया, अभी किया, ठीक है, नहीं, लग नहीं, रहा है। अगर ये वादा सही है कि नहीं? 125 करोड़ के अरे देश ये को वादा जवाब ठीक दीजिए है कि नहीं रोजगार के नाम अभिषेक? पर आप क्या ये करें? वादा आपका दिल स्टैंड अप और इंडिया। मोर मांग रहा है या ठीक है ये? राहुल जी, हाँ। स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनके आंकड़े क्यों नहीं रखे जाते? कितने नए उद्यमी हमने तैयार किए? इनसे पूछिए। उदारीकरण के हाँ। नाम पे मात्र ये 2 क्या बताएंगे? करोड़पतियों का। मतलब बताना आपको, राहुल जी, पूछिए राहुल इनसे। जी, सप्ताह में आप उदारीकरण के नाम राहुल पे, जी, दीक्षित आपके पास। उदारीकरण के नाम पे राहुल जी, मात्र एक मिनट हो गया, 2 अभिषेक जी, उद्योगपतियों का प्लीज, लाखों करोड़ों का कर्जा अरे माफ कर एक दिया। आध बार हमसे भी पाबंदी पूछ राहुल लीजिए। जी। मैं सर आ रहा हूं, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। आखिर गरीबों का भी आप कर्जा मुस्कुराते माफ करो। रहिए, तुरंत आ रहा हूं। बोलिए राहुल जी। मंजू दीक्षित जी। जैसे आज भाजपा अपना संकल्प पत्र लाई है, हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज हम वो सवाल करेंगे, हम देश की जनता होने के नाते सवाल करेंगे कि आप वापस उन बातों को क्यों कर रहे हैं। 5 साल आपको भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था, पूर्ण बहुमत के दौरान आपने वो बातें क्यों नहीं करी? वो युवा कहाँ गए जिनको 55 रोजगार देने की साल बात आपकी आपने कही सरकार थी? वो किसान कहाँ गए इन्होंने जिनकी तो कह आपने रहा कर्जा कि माफी की बात कही मंजू थी? दीक्षित जी ये तो स्मार्ट कह रहे सिटी हैं, मंजू नहीं। दीक्षित जी ये तो कह रहे हैं कि 55 हर साल घरों की तक उसका बिजली जवाब पहुंचाई, कौन देगा? हिसाब कौन शौचालय देगा? बनाए, उज्ज्वला राहुल गैस जी, योजना राहुल बांटी। जी, आप खुद अब ये देख सब लीजिए, बेटी से भाग नोटबंदी, गए। किया कह रहे हैं GST के ना? बाद देश की 1 अर्थव्यवस्था किलोवाट कहाँ अगर पहुंची बिजली है? इन्होंने उत्पादन 70 किया हो, साल में 1 पहली किलोवाट। मरतबा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उत्पादन रद्द जाते हैं। सुनिए, एक सुनिए। किलोवाट। रतन सेन जी, मैम प्लीज। सब सारी समझदारी हाँ, प्रयोग रतन सेन जी, क्षरण अब किया है। बारी आपकी है। जी। इनकी बारी अब कब बीच में आ देखिए, गई? राष्ट्र सर्वप्रथम, यानी आपको मैं ले चुका हूं सर, मैं ले चुका हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम, अभिषेक कह रहे हैं कि हमारे देश को कौन सा खतरा था भाई? अब सीमाओं तक हमारे घेरे चले आ रहे हैं, खतरा नहीं दिख रहा है आपको? खतरा नहीं दिख रहा है? राहुल जी एक बात बताइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे कि भारत के बने थे ना? हाँ। भारत का जो सीमा है उसी सीमा के वो प्रधानमंत्री तब भी थे 2014 में। हमारा उसी देश कभी सीमा कमजोर नहीं था। एक मिनट उसी सीमा के प्रधानमंत्री वो 2019 में है। हमारी राजधानी बीजिंग तो बनी नहीं है, काहे की नौटंकी, काहे का इतना दंभ भर रहे हैं? एक सवाल। दूसरा, ये किसानों की बात करते हैं।
जब जब इस देश में पिछले 5 साल में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, इन्होंने लाठी और गोलियों से उन्हें लहूलुहान किया, उनकी हत्याएं की, उनके सीने पे गोली मारने का काम किया है। कब? और जो पार्टी नहीं 2 अक्टूबर में तो 2 ऐसा अक्टूबर कुछ मैंने उसे लाइव कवर किया था। मैं एक मिनट 2 अक्टूबर में कुछ भी बोल देंगे, सुन लेंगे यहाँ पे, सुन मतलब लीजिए, सुन लेंगे। मंदसौर में 6 ये किसानों को मार अनसेंसर्ड डाला। नहीं है, सेंसर्ड है, बोलिए। सुन लीजिए, हाँ तो वहाँ गोली मार दी है, बिल्कुल उनकी मौत हो गई, आप बता रहे मंदसौर हैं। में किसानों को गोली से मार दिया, 6 किसानों की हत्या कर दी, नंगा घूमने के लिए मजबूर कर दिया जंतर मंतर पर, और उनको कहा कि ये तो मोटे मोटे दिखते हैं, अच्छा, ये किसान नहीं हो सकते। यूपीए और सुन लीजिए, हाँ। जो किसानों के लड़के जींस पैंट पहन लिए थे, तो कह रहे थे जो जींस पैंट पहनता वो किसान नहीं हो सकता। राहुल जी सुन लीजिए, हम लोग भी आप ही लोगों को टीवी चैनल देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं। दूसरी बात, ये लोग इस बात का दावा करते हैं बार बार कि ये लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। आप भी बहुत बार कह चुके 25 लाख करोड़ लेके जा रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं तो मुझे गांव कहना में पड़ेगा ना, बता रहे हैं तो सुन लीजिए ना, उसका उत्तर ले लीजिए। बोला तो जिस हमने कहा पार्टी कि का 72,000 रुपए देंगे, का अपना उद्भव ही शहरी है, जो शहरी और अमीर लोगों की पार्टी है, वो गरीबों के हित के बारे में सोच सकती है क्या? मोदी जी का और शाह जी का एक ही बात है कि कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इनकी जितनी बातें हैं, इन्होंने जितने काम किए, जितनी बर्बादी का काम किया इस देश में, दूसरी न कोई सरकार, न देश को भूतों, न बर्बाद कर दिया। भविष्य। आप यहाँ पर डंके की चोट पे आके बैठ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। देश बर्बाद हो गया, मैं समझ रहा हूँ। सुन लीजिए, नहीं देश बर्बाद हो, नहीं मैं समझ गया ना। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था, रतन सेन जी, देश बर्बाद हो गया, नहीं देश बर्बाद हो गया, आप बता रहे हैं कि 11वीं से 5वीं पे लाए हैं, तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, 7वीं अर्थव्यवस्था से। 5वीं पे किसने ठीक कहा? है, 5वीं पे किसने कहा? 7वीं से 5वीं किसने कहा सर? सुन लीजिए, बता रहे हैं ना कि ये लेके आएंगे, तीसरी बना देंगे। हाँ। तो जब हम 7वीं पर थे तब न 6वीं पे आए हैं। हम 50वीं पे होते तो 6वीं, जैसे जिस तरीके से इन्होंने भारत को 45 से कम एक हंगर इंडेक्स में इन्होंने ले जाकर के 103वें पे कर दिया। तो जब देश बर्बाद होगा तो हम सवाल पूछेंगे। 6वीं पे आए रतन सेन, 7वीं से 6वीं पे आए ना, कोई बात नहीं, 11 छोड़ देते हैं। जब हंगर स्टेटस पहुंच जाएगा 103 तो सवाल पूछूंगा, अब आपके चैनल पे सवाल पूछूंगा, और सवाल करोड़ों लोग इसको देखते हैं, उनसे पूछूंगा कि आपको भूखा रखने का जिम्मेदार जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को वोट देने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। मैं भी ये सवाल पूछूंगा कि विधानसभा में क्यों वॉकआउट कर देते हैं, क्यों कागज के गोले फेंके जाते हैं, जब प्रश्न उठाने की बारी आती है तो क्यों चले जाते हैं? देखिए, आपको 44 विधायकों के बराबर ही तो समय मिलेगा ना। अगर आप 310 विधायक के बराबर का समय चाहेंगे आप कैसी तो वो बात तो मिलेगा करते हैं? नहीं ना सर। हमारे जितने विधायक हैं, क्या ये भारतीय जनता संसदीय पार्टी प्रणाली को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, बहुत अच्छे से। 2009 में भाजपा के उत्तर प्रदेश में 9 हम घोषणा पत्र पर बात करने के बाद सर हो गया, आपने जो कहा उसका जवाब दिया। सर मुझे आप पर गर्व है रतन सेन जी, आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, मंजू दीक्षित और अभिषेक चौहान, ये सब लोग आपको चुनाव के समय ही क्यों याद करते हैं? 2019 मुहाना आ गया, गन्ना किसान, 2014 मुहाना आ गया, गन्ना किसान, 2009 का मुहाना आ गया, गन्ना किसान, बाकी सारे किसान। ये चुनाव के वक्त ही क्यों? हमने तो सबसे ज्यादा चीनी मिले चौधरी अजीत सिंह ने लगवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बंद भी हो गई थी, बंद भी हो गई थी, पता है, बंद भी हो गई थी। अरे आंकड़ों से ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। 21 चीनी मिलें चल रही हैं क्या? चल रही थी, सबसे ज्यादा चीनी मिले, ये तो मौजूदा उद्योगपति का काम है ना। खपड़ी में न नहलाइए, ये तो मौजूदा उद्योगपति का काम है। आलोक और सभी दलों को एक खपड़ी में न नहलाइए राहुल जी, है ना भाई। सवाल भाजपा से पूछा जाएगा, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। रतन सेन जी नहीं, सुनिए एक मिनट, अगर पुरानी बात करेंगे, अगर पुरानी बात आलोक वर्मा जी को बोले, अगर आप एक किसान को नहीं बोलने देंगे तो किसे बोलने देंगे? बात तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। आलोक वर्मा जी, आप कुछ ओपी सिंह को भी कुछ संदेश देना चाह रहे थे और मंजू दीक्षित को भी कुछ संदेश देना चाह रहे थे, क्यों? देखिए क्या वजह है? हाँ बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ बातें कागजी है। आज आप सिर्फ घोषणा पत्र पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब जितने भी राजनीतिक दल के हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे, आप 1 2 3 4 बिल्कुल 4 लोग बैठे हैं। आप ईमानदारी से बताओ, किसान पे इन्होंने कितनी देर बात की? नहीं बात की। किसान पे बात नहीं, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, दुनिया भर की, मतलब किसान को स्वामीनाथन आयोग, बिल्कुल आलोक भाई, नहीं बिल्कुल स्वामीनाथन आयोग। देखिए मेरी बात सुन लो पहले, अक्षरशः किसानों की समस्याएं 90% खत्म। 1 मिनट मेरे भाई, आप ये देखो किसानों के लिए कितना समय,
दूसरी बात है, किसान के लिए आज सारे राजनीतिक दल किसान को अपना वोट लेने तो के एक लिए किसान साथ की हैं। बात से इस डिबेट को हम खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। 2019 का चुनाव जब आता है या 2014 का, तो सिर्फ किसानों की बात की जाती है, उनके लिए कुछ हो नहीं रहा है, या हो रहा है तो धरातल पर दिख क्यों नहीं रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज संकल्प पत्र से सत्ता की वापसी भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब क्या सत्ता की वापसी होती है या कांग्रेस का घोषणा पत्र पसंद आता है या समाजवादी पार्टी का, यह सब कुछ जनता को ही तय करना है।